जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूं जो कि सी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। सी टेट की कंप्लीट थ्योरी का अध्ययन कराऊंगा हिंदी भाषा का, जो कि पॉइंट वाइज थ्योरी लिखी हुई है। अगर आप इस थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, खाली सुनते रहेंगे 2-3 बार, उसके बाद आप सी टेट के ऑल PYQ हिंदी के बना सकते हैं। ठीक है ना। आप बना के देखिएगा, एक एक PYQ आसानी से बन जाएगा पहले ही। ठीक है ना। यह वीडियो मुश्किल से 35 से 40 मिनट की होगी। उसके बाद आपको कोई भी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल में फुल नंबर ला सकते हैं भाई। ठीक है। आप पढ़ाता हूँ मैं, आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। इसे राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को मिला। इसीलिए 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। ठीक है। और हिंदी एक राजभाषा, यह कौन से आर्टिकल में है? हमारे संघ की राजभाषा है, ये आर्टिकल 343 में है, भाग 17 है। आर्टिकल है 343 से 351 तक। 351 में है हिंदी के लिए विकास के निर्देश, मतलब हिंदी का विकास कैसे करेंगे, ये 351 में कहा गया है। ठीक है। और राजभाषा आयोग का गठन 300 कितने में किया गया? आपको ये कमेंट करके बताना, राजभाषा आयोग का गठन किस आर्टिकल में किया गया है। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी के बाद नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली, डोगरी। भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। शास्त्रीय भाषा क्या है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। आरटी मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा करता है कक्षा 8 तक के लिए। आरटी कहता है, आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये कहता है कि कक्षा 8 तक की भाषा, कक्षा 8 तक का अधिगम मातृभाषा के माध्यम से कराया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण की अवधारणाएं हैं 3। चुनौती पूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश, सकारात्मक पुनर्बलन। भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा अर्जन क्या होता है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ये बच्चा स्वयं सीख जाता है और उसमें किसी भी प्रकार की औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा इसमें क्या करता है? परिवार में रहता है, उनका अनुभव करके भाषा को सीख जाता है। अब डेफिनेशन पढ़ो, ये दी है इसमें। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है? अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। भाषा अधिगम से संबंधित है, इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों का प्रयास करना पड़ता है, इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका होती है। अधिगम के प्रकार। क्रियात्मक अधिगम, इसमें क्रिया पर जोर दिया जाता है, मतलब करके सीखने पर। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम यह सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीख जाता है। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार देंगे। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। इनका कहने का मतलब है, बच्चा भाषा कब सीखता है? जब बच्चा
समाज के साथ संपर्क में आता है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वे भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अनुबंधन के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। सहसा अवस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य संबंध स्थापित करके सीखते हैं, अर्थात सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। बच्चा अमूर्त वस्तुओं से नहीं सीखता का, जैसे कि हम क्या होता है सहसावस्था में बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, ये जो है उसके लिए कैसे सीखता है, एप्पल से संबंध बनाकर सीखता है ए के लिए। पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द और पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है कि यही पानी है। अनुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार समाज आदि का अनुकरण करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुणदोष समाज परिवार आदि पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपका परिवार गलत बोलता है, सही ढंग से प्रभावी होकर नहीं बोलता है, तो वह बच्चा भी गलत बोलना सीख जाएगा, बात खत्म। इसीलिए कह रहे हैं कि इसका प्रभाव इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार समाज आदि का अनुकरण करके सीखता है। अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज परिवार आदि पर निर्भर करता है। अभिप्रेरण एवं रुचि के सिद्धांत। पुनर्मन का सिद्धांत। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं, अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा का प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। भाषा के प्रयोग के अवसर ज़्यादा अधिक जितने अवसर दोगे बच्चा उतनी जल्दी भाषा सीख जाएगा। आवृत्ति का सिद्धांत। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसीलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल के चारों प्रारूप श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा के कार्य। अभिव्यक्ति का साधन। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावना आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ है। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता तथा उसका अनुकरण करता और बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में वृद्धि होती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं विचारों को जान पाता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचार को व्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा
शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रभाव प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं ब्राह्मणों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना, यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों लोकोक्ति का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। यह छात्रों को गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ करने के योग्य बनाता है। व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। आगमन विधि क्या? इस विधि में अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोग का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए थे। शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्रों को कर सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ सूक्ष्म सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ सामान्य से विशिष्ट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि प्रत्येक उदाहरण विशिष्ट होता है। ठीक है नहीं। आगमन विधि क्या होता है? ऐसा मान लो कक्षा में कोई भी अध्यापक कुछ भी चीज़ सिखाना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के उदाहरण बताएंगे, फिर उदाहरण से धीरे धीरे नियम सिखाएंगे। यही क्या कहलाती है? आगमन विधि। और ये उदाहरण मतलब दिखाएंगे पहले, तो ये विधि क्या हो जाती है? छात्र केंद्रित विधि हो जाती है जी। ठीक है। और ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। और इसमें क्या होता है कि हम किस तरफ जाते हैं? सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमन विधि। इस विधि में क्या होता है? पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताए जाते हैं। इतनी बात है। और जब मतलब पहले नियम बताएगा तो क्या शिक्षक केंद्रित विधि कहलाएगी है। ठीक है। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसीलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर भाषण करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। अनुकरण का मतलब बच्चा नकल करता है मास्टर टीचर की, जो भी टीचर करेगा वही बच्चा करेगा सेम टू सेम, तो इसे कहते हैं अनुकरण विधि। व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसीलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। बहुभाषिकता क्या होता है? मतलब एक कक्षा में मान लो 30 बच्चे हैं, तो वो अपनी अपनी क्षेत्र से आएंगे अलग अलग, तो हर किसी की मातृभाषा अलग अलग होगी, या कुछ की सेम होती है, कुछ की अलग अलग होती है, तो ये आपस में बातचीत करेंगे, तो इससे क्या होगा? बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में लेनी है हमें आपसे। मतलब इसको ये एक बाधा नहीं मानना, एक संसाधन मानना है, जिससे क्या होगा? बच्चों में एक संस्कृति की वृद्धि होगी, या संस्कृति का अपनी अपनी संस्कृति का आदान प्रदान होगा। ठीक है। बच्चों को बहुभाषिकता रचनात्मक रूप में सहायक होती है।
कक्षा विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। विभिन्न विभिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्र एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषा एवं संस्कृति का सम्मान करना सीखते हैं। बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसीलिए भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों में शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में बच्चों पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। भारत एक बहुभाषी देश है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती है। छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशलों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है जहाँ वह शिक्षक अपनी भाषा नहीं जानता है, भाषा नहीं जानता है जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहाँ शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। अब मान लो किसी क्षेत्र मतलब कोई टीचर है रहने वाला यूपी का, उससे भेज दो मतलब कहाँ तमिलनाडु भेज दो, तो वहाँ तमिल उस पर आती नहीं है। अगर वहाँ बच्चों को पढ़ाएगा तो वह उसे चुनौती होगी एक। भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव। भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षा आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती हैं और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती हैं। अध्ययन सामग्री की कमी। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक समस्या है। भाषा कौशल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना। अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब है जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कैसा कर सकते हैं? बोलकर और लिखकर ही अपने विचारों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। इन दोनों माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल हैं, सुनना और पढ़ना। हम किसी चीज़ को सुनकर या पढ़कर ही ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए सुनना और पढ़ना कौशल को ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं। दोनों माध्यम से हम दूसरों के विचारों या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहते हैं। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। भाषा कौशल को चार प्रकारों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 श्रवण कौशल, वाचिक कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। श्रवण कौशल सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। वाचिक कौशल मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल। पठन कौशल पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। लेखन कौशल विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। श्रवण कौशल भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता प्रवक्ता की बात सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वो बात अभिव्यक्त की जा रही है, श्रवण कौशल कहलाता है। वाचन कौशल बोलना, अपनी बातें विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो, तो ये एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण है। पठन कौशल पढ़ना, किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन दो प्रकार का होता है, सहस्वर पठन, मौन पठन। लेखन कौशल लिखना,
अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना, अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तन या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। रीडिंग के प्रकार। स्किमिंग रीडिंग, जब पाठक या पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है तो वह प्रक्रिया स्किमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना। स्कैनिंग रीडिंग, यह पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है। गहरी पढ़ाई, गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यह पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होता है। अति से अभ्यास, यह पठन धारा प्रभाव पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। लेखन का प्रक्रिया उपागम। प्रक्रिया उपागम बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। बिक्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेरणात्मक कौशल। डेली यूज में आने वाली लैंग्वेज को बिक्स बोलते हैं। वह फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यह स्कूल में चलती है। काल कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषा शिक्षक में मूल्यांकन सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आकलन मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना, बालकों के चहुमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करना, उपचारात्मक शिक्षण का प्रदान करना, विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाई को दूर करना, बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना। मूल्यांकन का महत्व शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। बच्चों के अध्ययन की ओर आकर्षित करता है। बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। बच्चों की प्रगति में सहायक है। शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। मूल्यांकन की रचनात्मक निर्णयात्मक मूल्य, बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों को पता लगाना, उन कठिनाइयों को कारण पता लगाना निदानात्मक मूल्य कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ने के बाद देखना कि बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ाई गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना, बच्चों से उनके अपने अनुभवों को लिखवाना, सुनी हुई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। पोर्टफोलियो देखते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह कलेक्शन होता है। मतलब जो भी बच्चा पूरे साल भर में काम करता है इस पोर्टफोलियो के अंदर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है निश्चित अवधि में किए गए। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो में बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी भी मिलती है। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। समग्र एवं सतत मूल्यांकन बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RT 2009 के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। CCE में सतत का अर्थ है कि बच्चों के सीखने में कहाँ कमी रह गई, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। साथ में यह भी पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है। CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ
समग्र मूल्यांकन के अर्थ बच्चे व सार्वजनिक प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। परीक्षण के प्रकार व्यक्तिगत परीक्षण, इस परीक्षण में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण क्या होता है, इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण ऐसे परीक्षण जो शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं और एक बड़े लेवल पर प्रशासित किए जाते हैं। आत्मनिष्ठ परीक्षण, ये परीक्षण परीक्षक की व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, यदि एक परीक्षण पर किसी परीक्षार्थियों को अलग अलग परीक्षकों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाएं तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। निपुणता परीक्षण, इस परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाई को जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व, बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। बालकों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो जाता है। यदि शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। धन्यवाद साथियों, मैंने आपके लिए सीटेट की कंप्लीट थ्योरी करा दी है। आप इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखें ताकि ये थ्योरी आपके लिए समझ में आ जाए। ये तो मैंने आपके लिए रैपिड फायर कराया है क्योंकि टाइम कम है। इसके बाद मैं आपके लिए ऑल PYQ कराऊंगा, ठीक है। जो भी था मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आप इसको 3-4 बार वीडियो को देखें, ठीक है। उसके बाद मैं PYQ कराऊंगा। आप धीरे धीरे देखते हैं। आपको सीटेट में 30 में से 30 मार्क्स हिंदी में दिलाने की मेरी गारंटी है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।